तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एक बायोलॉजी का चैप्टर है और बायोलॉजी के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो चलिए ये जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा चैप्टर उसको स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। चलिए अब फाइनली हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक डिफिनीशन दिख रहा होगा और इसी डिफिनीशन से ये जो सारा चीज है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिफिनीशन है, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिनको अपने हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना चाहिए। तो वो समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें माइक्रो का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, माइक्रो। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जो भी छोटे जीव हैं जिनको हम अपने आंख से नहीं देख पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ दीज कैन बी सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैक्सिमम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने आंख से या मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख पाते हैं। तो हम उनको किस तरह से देख पाते हैं, तो हम उनको देख पाते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब ये माइक्रोस्कोप क्या है, तो यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, ये जो है ये एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या है, ये एक डिवाइस है जो किसी भी चीज को जूम करके हमको दिखाने का काम करता है। मतलब कि जो भी छोटे वस्तु होते हैं उनको क्या करता है, ये जूम करके हम लोगों को दिखाने का काम करता है। तो ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेनली 5 टाइप के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब ये 5 टाइप के कौन कौन होते हैं वो सारे चीज जो है वो मैं आपको एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। अब हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और कौन कौन सा चीज में ये जो है वो हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देख ध्यान देना पड़ेगा। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है वो एक ही सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एक ही सेल से बना हुआ है। मतलब कि इसका जो भी काम होता होगा वो सारा काम एक ही सेल से हो पाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बैक्टीरिया के पास जो होते हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। आगे है हमारा फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डिजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। तो मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैबिचुएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है वो ग्लेशियर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये डिजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये ठंडा पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, या ये हॉट स्प्रिंग में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बैक्टीरिया का एग्जांपल बता देता हूं। तो पहला हमारा बैक्टीरिया है वो है हमारा कर्ड बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये कर्ड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। फिर भी मैं आपको एक पॉइंट जो है वो मैं आपको क्लियर करवा देना हूं। अब ये पॉइंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा जो दही बनता है, तो दही क्या होता है, मिल्क जो है हमारा वो क्या होता है, मिल्क जो है हमारा वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। आपको मालूम है कि मिल्क जो है वो हमारा कर्ड में कन्वर्ट होता है। अरे इसको कर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो एक बैक्टीरिया करता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो अभी पॉइंट मैं आपको बताया हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कर्ड बैक्टीरिया मतलब कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में आपको मालूम चल गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे डिजीजेज भी कॉज करते हैं। अब ये डिजीजेज कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आगे
पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं कि फंगी, तो फंगी भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हम फंगी का कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि फंगी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फंगी जो होते हैं वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको बताया कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल, मतलब कि ये जो होते हैं वो एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा फंगी होता है वो मेड ऑफ मेनी सेल। फंगी जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। साथ ही साथ ये जो है हमारा वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मतलब कि ये जो है वो खुद खाना नहीं बनाते। जैसे मैं आपको मालूम है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब कि वो खुद से खाना बना लेते हैं। लेकिन ये जो फंगी होते हैं वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं। अब आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं। तो आगे का पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि ये जो फंगी होते हैं ये आपको दिख रहा होगा प्लांट टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारा फंगी है ये एक प्लांट है। लेकिन नहीं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनके कारण हम इनको प्लांट नहीं बोलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो फंगी होते हैं वो कॉलोनीज में मिलते हैं। मतलब कि बहुत सारे फंगी जो होते हैं वो साथ मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और उसी कॉलोनी में ये रहते हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं आपको फंगी का कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। तो पेंसिलियम ये एक फंगी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेड मॉल्स एक फंगी है। और यहाँ पे पेंसिलियम, ये सारे जो हैं ये हमारे फंगी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रेड मॉल्ट्स है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और पेंसिलियम जो ये फंगी है इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पेंसिलिन एक दवा होता है जिसको बनाने में हमारा फंगी हेल्प करता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटोजोआ आते हैं जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, मैक्सिमम प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। मतलब कि वो जो होते हैं वो एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। और सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो है वो मेनली वाटर में पाए जाते हैं। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये मेनली वाटर में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये एक प्रकार का एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये एक एनिमल होते हैं। अब ये एनिमल कैसे होते हैं तो ये सारा चीज आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं अमीबा जो हम जानते हैं और पैरामीशियम, यहाँ पे ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमारा अमीबा है और दूसरा जो है हमारा वो पैरामीशियम है। तो अमीबा के बारे में आप लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। तो अमीबा जो है ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अमीबा जो है वो मेड ऑफ ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। तो अमीबा जो होता है वो एक ही सेल का बना हुआ रहता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी जो होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि एल्गी जो होते हैं या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर। और साथ ही साथ ये जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, ये जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एल्गी जो होते हैं ये एक प्रकार के प्लांट में आते हैं। क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो एक प्रकार के प्लांट में आते हैं। अब ये क्यों आते हैं, तो देखिए इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है एक ग्रीन पिगमेंट होता है और जिसके कारण कोई भी प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। तो एल्गी के भी पास क्या होता है, एल्गी के भी पास मैं बोलूं तो इनके पास भी क्लोरोफिल होते हैं। ये एक पिगमेंट होता है जिनके कारण क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है, मतलब कि खाना बनाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो ये जो स्पायरोगैरा वगैरह देखते हैं ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो एक प्रकार का एल्गी होते हैं। और एल्गी में आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि ये खुद से खाना बनाते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं कि वायरस के बारे में। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि वायरस क्या होता है, क्योंकि आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। तो कोरोना वायरस जो कोरोना पैंडेमिक जो हम लोगों के देश में आया था, या मैं बोलूँ पूरे संसार में आया था, वो हमारा एक वायरस के कारण आया था। और कोरोना जो था वो एक वायरस का नाम था। तो ये जो वायरस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब ये वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं। तो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक विच प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। तो सबसे बड़ा पॉइंट हमारा वायरस का ये है
कि ये जो होते हैं वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि इनको अगर रहना है तो इनको इनके रहने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मतलब कि इनको एक ऐसा जीव चाहिए जिन पे ये क्या हो सके, ये डिपेंड कर सकते, क्या कर सके, ये जो है वो डिपेंड कर सके। डिपेंड किस चीज के लिए, इनको डिपेंड होना पड़ता है फूड के लिए, हाउस यानी कि शेल्टर के लिए, और बहुत सारे चीज के लिए इनको अपने होस्ट पे क्या करना पड़ता है, होस्ट मैं आपको बता दूं, होस्ट पे इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा वायरस होता है ये बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि ये जो होते हैं वो सारे, मैं अभी आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया इन सारे में सबसे छोटा हमारा क्या होते हैं, वायरस होते हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा, रिक्वायर होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होते हैं इनको होस्ट सेल चाहिए। क्यों चाहिए, फूड के लिए चाहिए, शेल्टर के लिए चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम डिजीजेस होते हैं, मैक्सिमम जो बीमारी होते हैं वो हमारा वायरस के कारण ही होते हैं। अब वायरस के कारण मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूं। तो जैसे मैं देखें, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस। तो पोलियो बीमारी आपने सुना होगा, बहुत सारे HIV भी बीमारी आपने सुना होगा। तो ये जो सारे भी बीमारी होते हैं ये हमारे वायरस के कारण होते हैं। तो बीमारी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या किया, अभी मैं आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा दिया, फंगी के बारे में पढ़ा दिया, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा दिया, एल्गी के बारे में पढ़ा दिया, वायरस के बारे में पढ़ा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए लाभदायक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे मैं आपको बताया कि कुछ डिजीजेस वगैरह होते हैं वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोगों को हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं, मतलब कि फूड मेकिंग प्रोसेस में वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखें, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहा था तब मैं आपको समझाया था कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट द कन्वर्सन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब कि दूध को दही में अगर कोई चीज बदलता है तो वो है हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ईस्ट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ये हमें कौन कौन से चीज बनाने में हेल्प करता है, तो ब्रेड। तो ब्रेड जो आप देखते हैं वो हमारा ईस्ट के हेल्प से बनता है, केक भी जो है हमारा वो ईस्ट के हेल्प से बनता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो कर्ड जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है, और ब्रेड जो है हमारा वो ईस्ट के कारण बनता है, और ये जो केक है वो भी हमारा किस चीज के कारण बनता है, ये भी हमारा ईस्ट के कारण बन पाता है। तो आपको मालूम चला गया कि फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। अब हम जान लेते हैं बेवरेज इंडस्ट्री। तो कोई भी पीने वाला चीज उसको हम एक तरह से बोलते हैं बेवरेज, मतलब कि वाइन से रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड, विनेगर से रिलेटेड। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये ईस्ट किस तरह से दिखता है। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट जो होते हैं वो आपको मार्केट में भी दिखेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये आपको ईस्ट का इमेज है। ईस्ट जो है वो आप अमेजोन वगैरह से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बिकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारा पॉइंट है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, एसिटिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट का यूज कहाँ पे होता है, अल्कोहल में यूज होता है, वाइन बनाने में इसका यूज होता है, और साथ ही साथ विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड बनाने में भी इसका यूज होता है। अब यहाँ पे एक हमारा पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे ये है कि ईस्ट act on sugar and convert it into alcohol by the प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुगर जो होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये किस चीज के कारण होता है, तो ये जो है वो ईस्ट के कारण हो पाता है। किस चीज के कारण, ईस्ट के कारण हो पाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लुईस पाश्चर जो थे
वो एक पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्रेगमेंटेशन को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। तो यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ जो है वो आपको याद करने वाली चीज़ है। मतलब कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ जो है वो याद करने वाले मिलेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था। अब हम आगे जान लेते हैं इन मेडिसिन प्रोडक्शन। तो मैं आपको बता दिया कि फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को हेल्प करते हैं, बेवरेज इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ मेडिसिन प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। तो medicine produced by certain microorganisms to kill or stop the growth of diseases causing microorganisms are called antibiotic। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, ये एक मेडिसिन होता है। ये मेडिसिन क्या करता है, ये अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीजेस हो रहा है तो उसको क्या करता है, ये खत्म कर देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। तो मैं आपको बता दूं कि एंटीबायोटिक जो है वो किससे ऑब्टेन्ड हम लोग करते हैं, तो वो बैक्टीरिया या फंगी से ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको कुछ एंटीबायोटिक का नाम दिख रहा होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे जो हैं वो एंटीबायोटिक हैं। और ये हमारे किस चीज़ से बनते हैं, आपको ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो हमारे किस चीज़ से बनते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया से बनते हैं, बैक्टीरिया प्लस फंगी, बैक्टीरिया और फंगी से जो है ये हमारे बनते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो मैं आपको बता दूं कि पेंसिलिन जो था ये क्या है, एक पहला एंटीबायोटिक था जो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इस पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत सारी चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसमें बेसिकली हमारा ये बताया गया है कि किस तरह पेंसिलिन जो एक एंटीबायोटिक था उसका निर्माण हुआ था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा वैक्सीन। तो वैक्सीन टर्म भी आपने कोरोना वायरस पेंडेमिक में बहुत बार आपने सुना होगा। तो ये वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन जो सुई हम लेते हैं उसको हम एक तरह से वैक्सीन बोलते हैं, मतलब कि दवा हम लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वैक्सीन होते हैं, ये जो वैक्सीन आप दिख रहे हैं, ये वैक्सीन किस चीज से बनता है, तो ये वैक्सीन जो होते हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही बन पाते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीन इज नोन एज वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन हम लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब ये वैक्सीन क्या करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है या उसके जो भी पावर होते हैं उसको कमजोर कर देता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन में क्या होता है, कुछ हम एंटीबॉडीज मतलब ऐसा बॉडी जो हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हानिकारक होता है, उनको भी हम क्या करते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं। अब वैक्सीनेशन हमारे कौन कौन से बीमारी में हेल्प करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्लोरा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, तो ये जो भी बीमारी होते हैं इसमें वैक्सीन दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि पोलियो आपने सुना होगा कि पोलियो का बहुत ही ज्यादा प्रचार होता है, और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये जो सारे चीज होते हैं, ये सारे चीज को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। और पोलियो में क्या होता है, वैक्सीन दिया जाता है, ड्रॉप से पियाया जाता है जो भी दवा होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये पॉइंट कि एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन खोज किए थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं तो रखने। अब आगे का हमारा पॉइंट है इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। अब ये जो सारा चीज है, ये चीज मैं आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ाया था। अब ये कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे में ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हम लोगों को हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। ये जो होते हैं वो एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं वो सिंपल भाषा में
सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, मैं आपको आगे बढ़ाने वाला। अब इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम लोगों के इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर जानवर मर जाता है तो उसको साफ करने का काम कौन करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक टर्म बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जड़ है। और जड़ में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होते हैं। ये जो होते हैं वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में NF लिख देता हूँ, उसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम लोगों को डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं। अब हम उसका उल्टा पढ़ लेते हैं कि हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारी जो है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही हो पाता है। तो अगला है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोगों को डिजीज करते हैं, मतलब कि डिजीज कॉज होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। और साथ ही साथ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एनिमल को ही या कोई भी ह्यूमन बीइंग का जो भी डिजीज होता है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, नहीं। यहाँ पे प्लांट में भी बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। और साथ ही साथ एनिमल में भी हमारे बहुत सारे डिजीजेज जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होते हैं। अब ये जो डिजीजेज होते हैं वो किस तरह से फैलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एयर के थ्रू फैल सकते हैं, वाटर के थ्रू फैल सकते हैं, फूड के थ्रू फैल सकते हैं। मतलब कि ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो मैक्सिमम डिजीजेज होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि एक पर्सन से, अगर इस पर्सन को मैं आपको बता दूं कि बीमारी है और ये इसके सामने है, तो इस पर्सन को भी क्या हो जाएगा, बीमारी फैल सकता है। अब कौन कौन से बीमारी है जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, जैसे में क्लोरा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये जो सारे भी बीमारी हैं वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कैरियर। तो देखिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बीमारी कैरी करने का काम करते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। अब ये कैरियर क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक पर्सन हमारा, ये एक पर्सन हो गया, सॉरी ड्राइंग मेरा खराब है, और इस पर्सन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस बंदा को, पहला बंदा जो है इसको बीमारी है। तो क्या होता है कि देखिए, ये जो ये आपको दिख रहा होगा क्या है, ये मॉस्किटो है या मक्खी भी जो है वो हमारा बीमारी फैलाने का काम करता है। तो मान लीजिए इसको कुछ बीमारी है, तो मच्छर या मक्खी क्या करेगा, इसके शरीर पे जाएगा। तो इसके शरीर पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इस मच्छर या मक्खी के पैर पे सट जाएंगे, इस मच्छर या मक्खी के पैर पे सट जाएंगे। अब ये जो मच्छर या मक्खी है वो अगले पर्सन के शरीर पे जाएगा, और अगले पर्सन के शरीर पे जाने के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसके शरीर पे भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, जिसके कारण इसको भी क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ आपको बीमारी है जो हमारा हाउस फ्लाई, मतलब कि जो मक्खी होते हैं उसके कारण स्प्रेड होते हैं, जैसे में डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया, क्लोरा हो गया। ये जो सारी बीमारी है वो किसके कारण होते हैं, मक्खी के कारण होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक मक, फीमेल मॉस्किटोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं एनोफिलिस। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये एक ऐसा फीमेल मस्कीटोज होते हैं जिसके कारण मलेरिया होते हैं, और फीमेल एडीज ये एक मस्कीटो होता है जिसके कारण डेंगू होता है। तो आपको ये जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीज आपको याद करने वाले हैं। मतलब कि इस चैप्टर में मेनली जो भी चीज है वो आपको याद करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ डिजीज पढ़ लेते हैं जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं, और कैसे वो ट्रांसमिट करते हैं, और कैसे हम उसको प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम TB भी बोलते हैं। तो ये किससे होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये कैसे हो पाता है, कैसे ट्रांसमिट करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, तो एयर के कारण जा पाता है। अब यहाँ पे देखिए, मीसेल्स ये हमारा वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, पोलियो हमारा वायरस के कारण होता है। और मैं आपसे एक और बात बोलूं कि कहीं पे अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा तो प्लीज माफ कीजिएगा। आगे हमारा देखिए, क्लोरा ये भी हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए ये हमारा वायरस के कारण होता है, मलेरिया हमारा प्रोटोजुआ के कारण होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि HIV आपने सुना होगा, ये भी हमारा किस चीज के कारण होता है, तो ये भी हमारा वायरस के कारण होता है। तो ये जो भी बीमारी आप देख रहे हैं, ये सारे बीमारी किस चीज के कारण होते हैं, कैसे होते हैं,
ये सारे आपको याद करना है। मतलब कि ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल को आपको याद करना है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे में ये है एयर के कारण होता है, एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे देखिए मलेरिया किसके कारण ट्रांसमिट होता है? मस्कीटो के कारण। मैं आपको बताया कि मलेरिया और डेंगू जो होते हैं वो मस्कीटो के कारण फैलते हैं। किसके कारण फैलते हैं? मस्कीटो के कारण। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कौन-सा मलेरिया, नाम भी आपको याद कर लेने हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गए कि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल में कुछ ऐसा बीमारी जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। अब प्लांट में कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। जैसे में यहाँ पे देख सकते हैं सिट्रस कैंकर। ये जो एक बीमारी होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? ए है। अब द रस्ट ऑफ व्हीट, तो व्हीट में रस्ट लग जाता है, तो वो हमारा किस चीज़ के कारण हो पाता है? फंगी के कारण। और ये कैसे ट्रांसमिट करता है? तो एयर और सीड्स के द्वारा ट्रांसमिट करता है। अब एक है हमारा वीडी, ये हमारा किस चीज़ के कारण हो पाता है? ये हमारा वायरस के कारण होता है। और ये कैसे फैलता है? तो इंसेक्ट के कारण। तो मैं आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं, बीमारी होता है, बहुत सारी बीमारी जो होते हैं वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमम बीमारी जो हमारे होते हैं, मैक्सिमम बीमारी वो हमारा वायरस के कारण होते हैं। वायरस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब जो है हमारा टॉपिक वो है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब ये फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी अगर आप खाना या कोई भी खाने वाले चीज़ को अगर आप कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो जो खाना है वो हमारा सड़ जाता है, गल जाता है और उससे क्या होता है, बदबू आने लगता है। मतलब कि वो जो खाना है वो स्मेल करने लगता है। तो ये जो सारा चीज़ होता है, खाना का सड़ना, उसका डिकम्पोज होना और स्मेल करना, ये जो सारा चीज़ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होते हैं। क्योंकि जब आप खाना को बाहर रखते हैं तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं वो खाना पे चले आते हैं और वो खाना को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप अपनाते हैं, कुछ स्टेप हम टेक प्लेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो पहला स्टेप हमारा है वो है केमिकल मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा डिफिनेशन है, द केमिकल दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो देखिए, जो हमारा खाना गल जाता है, सड़ जाता है, स्मेल कर जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल आता है जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। और ये प्रिजर्वेटिव कुछ वो है हमारा सोडियम बेंजेट। ये क्या है? ये एक प्रिजर्वेटिव है। साथ ही साथ सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये भी एक प्रिजर्वेटिव है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, साल्ट का भी यूज करते हैं और ऑयल का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया, कुछ केमिकल जो है वो हम बेसिकली यूज करते हैं। जैसे में सोडियम बेंजेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, साल्ट का भी हम यूज करते हैं और ऑयल का भी यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेप है जो हम एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। जैसे में देखिए, कॉमन साल्ट का हम यूज करते हैं। जैसे आपने कभी भी अचार देखा होगा, तो अचार में क्या होता है, बहुत सारे साल्ट रखा जाता है। अचार में बहुत सारे साल्ट क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को कम करता है। तो ये जो कॉमन साल्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, कॉमन साल्ट भी जो होता है वो एक प्रकार का फूड प्रिजर्वेटिव होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। तो मीट और फिश को अगर हमको प्रिजर्व करना है तो हम क्या करते हैं, कॉमन साल्ट का यूज करते हैं। और ये मीट और यहाँ पे आपको फिश दिख रहा होगा, मेनली जो भी समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साल्ट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको फिश को क्या करना रहता है, फिश को प्रिजर्व करना रहता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो शुगर भी जो है वो एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव का काम करता है। कैसे? तो आप कभी भी आप जैम खरीदने गए होंगे, फ्रूट जैम, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको शुगर मिलने वाला है। और शुगर क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकने का काम करता है। जैसे में जैम और जेलीज में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, आपको बहुत सारे शुगर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ वाइल एंड विनेगर। तो मैं आपको बता दूं कि वाइल एंड विनेगर का भी यूज किया जाता है। और विनेगर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक एसिड है, एसिटिक एसिड। और वाइल और विनेगर का भी यूज कहाँ पे होता है, पिकल्स में होता है। तो जब भी अचार बनता है तो उसमें आपको बहुत सारा तेल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारा साल्ट देखने को मिलेगा और विनेगर भी आपको देखने को मिलेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग एंड हीटिंग। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको हम
कूल करके यानी कि ठंडा करके या उसको हम गर्म करके क्या करते हैं, हम उसको प्रिजर्व करते हैं। जैसे में अगर किसी को बुखार लगा हुआ रहता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसको गर्म पानी पीना है, या कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको गर्म पानी पीना है। ये क्यों बोलता है? क्योंकि पानी में जो भी कीटाणु होते हैं उसको मारने का काम कौन करता है? हीट उस कीटाणु को मार देता है। और आगे का जो हमारा प्रोसेस है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चराइजेशन। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें मेनली जो है हम दूध को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और भी बहुत सारे चीज को प्रिजर्व करते हैं। इसमें क्या कर किया जाता है, पहले जो भी थिंग्स है उसको हम मतलब कि हीट करते हैं, और साथ ही साथ हम उसको जस्ट तुरंत हम उसको कूल कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैस्चराइजेशन। ये एक मेथड होता है। तो ये जो आपको चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब हम जान लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाया जाता है तो वो है क्या है, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा गैस हमारा पाया जाता है। अब नाइट्रोजन क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक या दो चीज पूछा जाएगा। वो है कि ये जो नाइट्रोजन साइकिल में कौन सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं भी आपको पीछे पढ़ाया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को चलाने का काम करता है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2, उसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, चाहे उसको प्लांट भी ना ही डायरेक्ट यूज करते हैं और ना ही एनिमल। तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मैं आपको बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और जब ये कंपाउंड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्लांट के द्वारा अपटेक हो जाता है, फिर प्लांट के बाद ये हमारा एनिमल में जाता है, और फिर ये जो है वो वेस्ट मटेरियल की तरफ फिर से ये जो सॉइल में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन साइकिल में आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण होता है और साथ ही साथ राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो हमारा एंड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।